जय हिंद दोस्तों। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2। जिसने इलेक्ट्रिसिटी पार्ट फर्स्ट नहीं पढ़ा है वो पहले इलेक्ट्रिसिटी पार्ट फर्स्ट पढ़े, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी पार्ट सेकंड पे आए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी पार्ट फर्स्ट नहीं पढ़ोगे तो इलेक्ट्रिसिटी पार्ट सेकंड अच्छे से नहीं आएगा। हालांकि अपन एक बार देख लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी पार्ट फर्स्ट में था क्या, रिविजन कर लेते हैं। मैंने वहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में देखा, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। क्यू क्या होता है? क्यू चार्ज होता है। क्यू की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, सेम चार्ज क्या करते हैं? सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। सेम चार्जेस रिपेल करते हैं। अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं? अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। और चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट करती है। अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है। ठीक है। चार्ज का फॉर्मूला, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल्स टू एनी। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज की SI यूनिट कूलाम है। ठीक है, यहां तक तो हो गया था। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी देखा अपन ने। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती? इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती? इलेक्ट्रिसिटी होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। आई से रिप्रेजेंट करते हैं, है क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, मतलब I इज इक्वल्स टू Q बाई टी। आई की यूनिट कूलाम पर सेकेंड, क्या यूनिट आई थी? एम्पियर होता है। कूलाम पर सेकेंड को एम्पियर बोलते हैं। 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं? 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर होते हैं। ठीक है। 1 माइक्रो एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं? 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें अपन ने वहां पे डिस्कस करी है। ठीक है। करंट इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कौन होता है? करंट। अब आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ने से पहले आपको एक चीज आनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? देखो, अगर कोई चार्ज Q है, Q अपने आसपास में एक फील्ड बनाता है। उसमें वो क्या करता है? आसपास में क्या बनाता है? फील्ड बनाता है। उसमें वो दूसरे चार्ज पे क्या करता है? फोर्स लगाता है। जैसे यहां पे ये Q है, यहां पे एक और Q है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो अभी जब तक ये फील्ड में नहीं आएगा इसकी में, तब तक इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा पाएगा। जैसे ये प्लस Q इस फील्ड में एंटर कर जाता है तो ये क्या इसके ऊपर फोर्स लगाता है? और कैसा फोर्स लगाता है? रिपल्सिव फोर्स। कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? स्पेस सराउंडेड बाय एनी चार्ज इन विच इट exert force on another charge particle। किसी चार्ज पार्टिकल के थ्रू स्पेस सराउंडेड, कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है उसके थ्रू एक स्पेस सराउंडेड, जिसमें वो क्या करे कि दूसरे चार्ज पे क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। इसमें क्या कर सकता है? फोर्स लगाएगा। वो ये एरिया हो गया इसका। जैसे बोलते हैं ना, दादागिरी करके मेरे एरिया में मत आना। ठीक है, वही चीज है। एरिया में आते ही इसको मारने लगता है, वही चीज है। ठीक है। स्पेस सराउंडेड बाय एनी चार्ज इन विच इट एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर चार्ज। क्लियर है? ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो,
अगर कोई चार्ज Q प्लस Q रखा हुआ है या माइनस Q रखा हुआ है, कुछ भी है, ठीक है, ये चार्ज Q यहां पे है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब +1 कूलम कहां पे रखा हुआ है, इंफिनिटी पे रखा हुआ है। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से दूसरे चार्ज की फील्ड में लेके आने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा, जो वर्क करना पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, इस चार्ज को धीरे धीरे लेके आना है, बहुत धीरे धीरे। क्यों धीरे धीरे, क्यों? अगर इसको धीरे धीरे लेके आएंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया तो देखो वर्क सारा किस में स्टोर होने वाला है, पोटेंशियल एनर्जी में। जो भी वर्क है वो किस में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहां से यहां लेके आने के लिए धीरे धीरे लेके आएंगे इसको, ठीक है, धीरे धीरे लेके आएंगे। अच्छा देखो, अगर काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया तो मतलब फोर्स भी लगेगी, नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। मतलब यहां से यहां में फोर्स नहीं लग रही तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से यहां में तो कोई वर्क होगा ही नहीं। जैसे फील्ड में एंटर करेंगे, ये पॉजिटिव है वो भी पॉजिटिव है, तो क्या करेगा, रिपल्शन होगा, इसको उधर भेजने की कोशिश करेगा। अगर ये नेगेटिव होता, वो पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन करता। अब तेज लेके आएगा, अपन को तेज नहीं लेके जाने देना है, ठीक है, तेज बिल्कुल नहीं लेके जाने देना है। अब देखो क्या सीन हो रहा है कि यहां से ये फोर्स इसके ऊपर लगा, इधर कौन सा फोर्स है, फोर्स बाय फील्ड, फील्ड के थ्रू लग रहा है फोर्स। किसने लगाया, प्लस क्यू ने। अब अपन क्या करेंगे, इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के, एक्सटर्नल मतलब बाहर से, अपन खुद फोर्स लगा के, ऐसे फोर्स लगा के धक्का मार के अंदर लेके जाएंगे। अब इसके फोर्स से अपना फोर्स ज्यादा होना चाहिए, तो यहां से अपन ने क्या लगाया, यहां से यहां पहुंचने में, ए पॉइंट तक पहुंचने में क्या लगाया होगा, फोर्स लगाया होगा। तो फोर्स लगाया तो बॉडी ए पॉइंट तक पहुंची होगी, ए पॉइंट तक पहुंची मतलब फोर्स लगाने पे डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, तो क्या हुआ होगा, यहां पे वर्क भी हुआ होगा। तो जैसे फील्ड में एंटर किए तो वर्क होगा, फील्ड के बाहर हैं तो मतलब धीरे धीरे लेके आ रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं है। काइनेटिक एनर्जी में अगर कोई चेंज नहीं है तो फोर्स नहीं लग रहा होगा, मतलब एक्सेलरेशन नहीं होगा। फोर्स क्यों नहीं लग रहा होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं होगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब वेलोसिटी में भी चेंज आ रहा होगा, वेलोसिटी में चेंज नहीं है तो फोर्स नहीं लग रहा होगा। फोर्स नहीं लग रहा होगा तो बाहर में तो कोई फोर्स नहीं है, अंदर जैसे एंटर हुए तो फोर्स लगा। फोर्स लगा कैसा, रिपल्सिव फोर्स लगा होगा। तो अपन क्या, एक्सटर्नल फोर्स लगा के ए पॉइंट तक खींच के धक्का मार के लेके जा रहे हैं, है ना, धक्का मार के ऐसे लेके गए ए पॉइंट तक, तो अपन ने क्या किया होगा, वर्क किया होगा। तो यहां पे देखो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन, वर्क डन टू कैरी, वर्क डन टू कैरी किसको लेके आ रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। किसको लेके आ रहे हैं, यूनिट, वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कहां से लेके आ रहे हैं, फ्रॉम इंफिनिटी, फ्रॉम इंफिनिटी टू इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज। किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे हैं, किसी दूसरे चार्ज की क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, देखो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आने में जो वर्क करना पड़ा, कहां पे लेके आने में, किसी दूसरे चार्ज की फील्ड में लेके आने में, उसको ही क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। तो देखो, वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज। वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज, किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, समझ में आया, ठीक है, उतारो, ओके।
अब देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसको डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करेंगे। इससे डेल्टा वी से है क्या, देखो चार्ज की फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाने में वर्क करना पड़ेगा। अगर मान लो यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, इसको यहां से यहां नहीं इधर फेंकने की कोशिश करेगा। तो अपन को क्या करना है, यहां से उठा के यहां लेके आना है, तो मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, जबकि वो क्या लगा रहा है, रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है बाहर की तरफ। तो वो क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, अपन क्या करना पड़ेगा, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ेगा। अब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए फोर्स लगा तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहां से यहां में आई बॉडी, यहां से यहां में जब चार्ज आया तो क्या होगा, वर्क भी होगा, क्या ऑब्वियस होगा, वर्क होगा। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट में वर्क हुआ, तो वो ही चीज है वर्क डन टू कैरी। अब यहां पे जरूरी नहीं है यूनिट पॉजिटिव हो, कुछ भी हो सकता है, 2 कूलम, 5 कूलम, 10 कूलम, तो कोई सा भी चार्ज। तो क्या है, वर्क डन टू कैरी एनी चार्ज फ्रॉम one point to another point in an electric field of another charge। देखो, वर्क डन टू कैरी एनी चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाने के लिए वर्क, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाने के लिए जो वर्क किया, इसमें किसी दूसरे चार्ज की फील्ड में। अब किसी दूसरे के इलाके में जाके तुम तबाही मचा रहे हो तो बात अलग हो गई ना। तो वही चीज हो रही है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आप लेके जा रहे हो, तो आपके अंदर दम होना चाहिए, फोर्स होनी चाहिए कि भाई वहां पे जाके हाँ नहीं है हमारे अंदर दम, ठीक है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ए से बी में फोर्स लगा के ए से बी में लेके आए तो क्या हुआ, वर्क होगा। तो वर्क डन टू कैरी एनी चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज, किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो कहां से कहां लेके आए, ए से बी, तो डेल्टा वी कहां से कहां होगा, डेल्टा वी ए टू बी होगा, डेल्टा वी क्या होगा, ए टू बी। अब ए टू बी में क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, किस पे करा, चार्ज पे करा। तो वर्क क्या है, वर्क अपॉन चार्ज आ जाएगा यहां पे, वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। अभी एक और डेफिनेशन बताते हैं, लिख लिया, ठीक। अब देखो इधर एक बार डेफिनेशन देखो, क्या डेफिनेशन है, मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज कैसे डिफाइन किया गया है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। ये क्या है, कॉल्ड है, ध्यान रखना, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट क्या होगी बताओ, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, तो जूल पर कूलम, जूल पर कूलम को यहां पे देख लो, जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं, जूल पर कूलम को बोलते हैं वोल्ट, क्या बोलते हैं, वोल्ट।
तो ऐसा यूनिट क्या है इसकी, वोल्ट है। क्या है, वोल्ट है। ठीक है, उतारो। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, पढ़ाई कर ले घड़ी दो घड़ी। थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया करो भाई। देखो, अब अपने पास में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखो क्या आया है, डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये आया है। अगर मैं बोलूं कि चार्ज को ए से बी में लेके गए, ए से बी में किसी दूसरे चार्ज की एक्सटर्नल फील्ड में, तो वी ए बी क्या आएगा, वी ए बी कैसे निकालते हैं, वी ए बी तो क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कहां पहुंचे, बी पे, इनिशियल कहां है, ए पे, तो वी बी माइनस वी ए। अच्छा, वी बी माइनस वी ए हो गया, तो वर्क ऑन बी क्या होगा, वर्क ऑन बी अपॉन क्यू माइनस वर्क ऑन ए अपॉन क्यू, ऐसे होगा। अगर वी ए बी लिख रहे हो तो वर्क बी टू ए अपॉन क्यू, ठीक है। तो वर्क डन ऑन बी माइनस वर्क डन ऑन ए अपॉन क्यू आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, उतारो। क्वेश्चन करवाते हैं अभी पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, ठीक है। ओके, देखो अब जो चीजें है ना इसके आगे, इसके आगे फर्दर जो चीजें आएगी, देखो क्या है कैसे है, अच्छे से समझना। ठीक है, देखो डेल्टा V इज इक्वल्स टू W बाय क्यू। ये डेल्टा V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस क्वेश्चन क्या आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम क्या है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम होता है वोल्टेज। क्लियर है। अच्छा, इसको मेजर किससे करते हैं, इट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट नेम्ड, क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या करता है, विच मेजर्स, क्या करता है, वोल्टेज, विच मेजर्स वोल्टेज। वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करेगा। ठीक है, तो इसको किससे, अच्छा इसका सिंबल कैसा होता है, इसका सिंबल होता है ऐसे, V इस साइड पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। ठीक है, ये इसका सिंबल है वोल्ट मीटर का। अब देखो नेक्स्ट, वोल्ट मीटर यानी इट इज, या फिर लिख दो वोल्ट मीटर लिख देते हैं, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। और क्यों किया जाता है, पैरेलल में कनेक्ट क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके पास में क्या होता है, बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है। इट हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस होता है तो इसको सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका खुद का रेजिस्टेंस भी कंसिडरेशन में आ जाएगा। फिर अपन R1 R2 R3 लेंगे तो फिर वहां पे प्लस VR भी आएगा, पोटेंशियल वोल्ट मीटर का भी क्या आएगा, रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, क्लियर है। इट हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस, इस वजह से इसको किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, उतार लो एक बार, क्वेश्चन लगाते हैं 20। ठीक है, ओके, देखो देखो क्वेश्चन लगाते हैं।
क्या क्वेश्चन है? फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन 5 कूलम चार्ज consumes 10 joule energy to travel from one end to another end of the conductor. कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड में जाने में क्या है? वर्क, यानी जो एनर्जी कंजप्शन है वो 10 जूल है। मतलब एनर्जी क्या है? वर्क है। ठीक है, 5 जूल को 5 कूलम को लेके जाने के लिए कितनी एनर्जी लगी है? 10 जूल। तो क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब V निकालना है। वर्क आपको गिवन है 10 जूल और आपको Q भी गिवन है 5 कूलम। ठीक है, तो V इज इक्वल टू W बाई Q। W कितना है? 10, Q कितना है? 5, यानी 2 वोल्ट। कितना आएगा? 2 वोल्ट। ठीक है, तो V कितना आया? 2 वोल्ट आया। उतार लो एक बार इक्वेशन, पॉज करके देखना। ओके, अब यहां से इस फॉर्मूले से आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि एक एंड का पोटेंशियल दे दे, दूसरे एंड का पोटेंशियल पूछ ले, वर्क दे दे, चार्ज दे दे। ठीक है, तो आप यहां से फॉर्मूले से निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है? VAB को अपन कैसे लिख सकते हैं? VB माइनस VA इज इक्वल्स टू वर्क B2A अपॉन चार्ज। वर्क B2A अपॉन चार्ज। ठीक है, ये मेन फॉर्मूला है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ओम्स लॉ। ओम एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, उन्होंने क्या एक लॉ दिया, किस किस के ऊपर दिया, किस किस पे बेस्ड है ये लॉ? ये लॉ बेस्ड है वोल्टेज और करंट के ऊपर। अब उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब आपको क्या रखनी है? कांस्टेंट। मतलब इनको चेंज नहीं होने देना। अगर ये चीजें चेंज नहीं होगी तो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? पोटेंशियल डिफरेंस के। तो दिस लॉ states that, ये लॉ क्या बोलता है? This law states that at constant temperature and other physical quantities, the current flow through conductor is directly proportional to the potential difference between the ends of conductor। तो इसने क्या बोला? इसने बोला कि डेल्टा V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पास थ्रू द कंडक्टर। कंडक्टर से कितना करंट पास हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो यहां पे एक कांस्टेंट आता है जिसको अपन बोलते हैं R। R कांस्टेंट। R क्या है? R है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्या बला है? ये बला इसका नाम रेजिस्टेंस है। क्या है ये? रेजिस्टेंस है।
ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस क्या करता है, ये रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को रोकता है। किसको रोकता है, करंट के फ्लो को रोकता है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट के फ्लो को रोकेगा, मतलब इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहां से रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या आएगी, डेल्टा V अपॉन आई इज इक्वल्स टू आर हो जाएगा क्या। डेल्टा V की यूनिट क्या है, वोल्ट, आई की यूनिट क्या है, एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर को क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओम। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। डेल्टा V बाई आई क्या है, आर है। इसकी यूनिट क्या है, डेल्टा V की यूनिट वोल्ट है, इसकी एम्पियर है, तो वोल्ट पर एम्पियर यानी ओम। ओम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, सिंबल है ये रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ आर, एसआई यूनिट ऑफ आर इज ओम। ठीक है, ओम होती है। अब ओम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। ठीक है, उतार। ओम्स लॉ है, बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड में, हर बार आने वाला सवाल है, हर बार आता है। ठीक है, ओके। अब देखो यहां से एक क्वांटिटी निकल के आई, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस से पहले एक चीजें पढ़ लेते हैं कि रेजिस्टेंस है क्या, क्या नहीं है, कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा। देखो समझो क्या है भाई, जो ग्राफ ऑफ वी आई या फिर वी आई कर्व, ठीक है, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ वी आई, वी आई कर्व ऐसे होता है। अब देखो V इज इक्वल्स टू आई आर, यानी डेल्टा V इज इक्वल्स टू आई आर। ये क्या आया, फॉर्मूला आया, कहां से आया, ओम्स लॉ से। ठीक है, अब R इज इक्वल्स टू डेल्टा V बाई आई हो जाएगा क्या, हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि इन दोनों के बीच में जब कर्व बनाते हैं तो कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन। कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन। और इन दोनों का जो स्लोप है, वी आई कर्व का स्लोप, स्लोप ऑफ वी आई कर्व, स्लोप का मतलब होता है झुकाव, कितना एक्स एक्सिस से बेंड हो रहा है, कितने एंगल बेंड हुआ है, वो है स्लोप। क्या है, कितने एंगल बेंड हुआ है एक्स एक्सिस से, वो स्लोप है। कितना एंगल झुका हुआ है एक्स एक्सिस में, वो स्लोप है। ऐसे है ना, तो ऐसे कितना भाई, एक्स एक्सिस ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इससे कितना झुका हुआ है, वो स्लोप है। ठीक है, स्लोप है झुकाव। क्लियर है। अब इसका स्लोप क्या देता है, स्लोप ऑफ वी आई कर्व गिव्स रेजिस्टेंस। अब ये कैसे आता है, स्लोप निकालने का तरीका होता है, स्लोप को निकालते हैं टेन थीटा से, टेन थीटा से। अब इधर v है, इधर v है परपेंडिकुलर में, और बेस में क्या है, i, तो टेन थीटा क्या होगा, v अपॉन आई। और v अपॉन आई की वैल्यू क्या है, v अपॉन आई की वैल्यू क्या है, r। किसके बराबर है, r। तो ये चीजें याद रखना। वी आई कर्व का स्लोप क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। जबकि वेयर एज स्लोप ऑफ आईवी कर्व भी ऐसा ही बनेगा। ठीक है, स्लोप ऑफ आईवी कर्व, वेयर एज स्लोप ऑफ आईवी कर्व गिव्स 1 बाय आर, 1 बाय रेजिस्टेंस देता है भाई। सीबीएसई में बहुत बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बार भाई, ये रेजिस्टेंस है, वी आई कर्व में दे दिया, कई बार आईवी कर्व दे दिया है। ठीक है, हर बोर्ड में, सीबीएसई, आरबीएसई, आईसीएसई, सब बोर्डों में पूछे जाते हैं।
ठीक है, ये कर्व वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, ओके। इसका कर्व, इस कर्व का स्लोप क्या देगा, आई वी कर्व का स्लोप क्या देगा, 1/r। वी आई कर्व का स्लोप क्या देगा, r। ठीक है, अच्छा इसके लिए टेन थीटा निकाल के दिखाओ, ये थीटा, तो इसके लिए टेन थीटा क्या आएगा, इसके लिए टेन थीटा परपेंडिकुलर में क्या है, आई, बेस में क्या है, v, आई अपॉन वी। अब यहां से v बाय आई की वैल्यू r है, तो i बाय वी की वैल्यू कितनी होगी, i बाय वी की वैल्यू 1/r होगी। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1/r आ जाएगा। तो मतलब इसका स्लोप क्या दे रहा है, 1/r दे रहा है। ठीक है, ओके, उतार लो एक बार। सीना यहां, चलो अभी इस पे क्वेश्चन करते हैं। देखो ओम्स लॉ पे क्वेश्चन करते हैं, पहले ओम्स लॉ पे क्वेश्चन करेंगे फिर रेजिस्टेंस आगे स्टार्ट। पहले इस पे क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर when 8 ampere is passing through a potential difference of 24 वोल्ट। रेजिस्टेंस निकालना है कंडक्टर का, कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस निकालना है, बस वाला कंडक्टर नहीं है। ठीक है, कंडक्टर है, कंडक्टर जो करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाए, फ्लो करवाए। ठीक है, इंसुलेटर क्या होते हैं, जिनके पास में हाई रेजिस्टेंस होता है वो फ्लो नहीं करवाते हैं। कंडक्टर क्या होते हैं, जो फ्लो करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, जो अलाउ करते हैं कि भाई नहीं, आओ जाओ, आओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पर इंसुलेटर क्या होते हैं, ना बाबा आना नहीं है, नहीं आना बिल्कुल। ठीक है, तो यहां पे क्या सीन है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर से यहां से अगर करंट गया तो करंट कितना गया, इन्होंने बोला कि 8 एम्पियर करंट गया है, और दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 24 वोल्ट है। तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा ये बताओ। तो वही फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर। अब डेल्टा V आपको गिवन है क्या, डेल्टा V 24 है, क्योंकि बोला है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल थोड़ा ना बताया एक एंड का, एक एंड का पोटेंशियल नहीं बताया, क्या बोला, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब दोनों एंड के बीच में डिफरेंस बता रहा है। डिफरेंस है 24, तो 24 इज इक्वल्स टू आई कितना है 8, आर निकालना है, तो आर इज इक्वल्स टू 24/8, 8 3 जा 24, मतलब 3 ओम। आर कितना आया, 3 ओम आया। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना आया, 3 ओम आया। क्लियर है, ठीक है, मिटा दें। चलो भाई एक और क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो ग्राफ दे रखा है ना, ग्राफ दे रखा है, कैसे दे रखा है देखो, ये आपको आईवी कर्व दे रखा है, बोला है ये आर ए आर बी आर सी। इन द गिवन IV curve which material has highest resistance। IV कर्व दे रखा है और कौन से मटेरियल के पास में पूछा है कि कौन से मटेरियल के पास में हाईएस्ट रेजिस्टेंस है। अब देखो भाई स्लोप मतलब एंगल, जितना बड़ा एंगल उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना बड़ा एंगल उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। एक का एंगल छोटा है, फिर दूसरे का उससे बड़ा, फिर तीसरे का सबसे बड़ा एंगल है, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होना चाहिए। गलत, IV कर्व है, VI कर्व नहीं है। IV कर्व gives slope of IV कर्व, slope of IV कर्व
आई वी कर्व का जो स्लोप है गिव्स 1/r, क्या देता है 1/r। अब देखो 1/r दे रहा है, मतलब जिसका जितना बड़ा एंगल स्लोप उतना बड़ा, मतलब देखो अगर मैं बोलूं इसका स्लोप ऑफ ए इज लेस देन किसके स्लोप से, स्लोप ऑफ बी से, और ये सबसे छोटा कौन है, स्लोप ऑफ सी सबसे बड़ा हो गया। भाई जिसका जितना बड़ा एंगल उसका उतना ज्यादा स्लोप ना, तो स्लोप ऑफ सी सबसे बड़ा है, स्लोप ऑफ बी छोटा है, और ए सबसे छोटा है। ए का स्लोप सबसे छोटा हो गया, तो मतलब स्लोप की जगह क्या आएगा 1/r आएगा। तो 1/r ए इज लेस देन 1/r b इज लेस देन 1/r c। तो स्लोप में कौन छोटा है भाई, स्लोप में सबसे ज्यादा छोटा था ए। किसका रेजिस्टेंस बड़ा होगा, ए का बड़ा होगा, क्योंकि देखो इनवर्सली है ना, इनवर्सली है तो ए का रेजिस्टेंस बड़ा, फिर उससे छोटा बी का, और सी का सबसे छोटा। तो इसमें यही पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से मटेरियल का रेजिस्टेंस सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन से का है, ए का। कैसे समझो बेटा, यहां पे क्या दे रखा है, आई वी कर्व दे रखा है, आई वी कर्व दे रखा है, तो आई वी कर्व का स्लोप 1/r होता है। आर जितना ज्यादा बड़ा होगा स्लोप उतना ज्यादा छोटा होगा, आर जितना ज्यादा बड़ा होगा स्लोप उतना ज्यादा छोटा होगा, आर जितना ज्यादा छोटा होगा स्लोप उतना ज्यादा बड़ा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हो ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी घट रही हो, ठीक है, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी क्या कर रही होगी, घट रही होगी, कम हो रही होगी। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1/r, मतलब स्लोप ऑफ ए बड़ा है, छोटा है सबसे बी के स्लोप से, और सी का स्लोप सबसे बड़ा है, तो इस किसका रेजिस्टेंस सबसे बड़ा होगा, स्लोप जिसका बड़ा है उसका रेजिस्टेंस सबसे छोटा होगा। तो मतलब इसका आर सी क्या हो जाएगा, आर सी इज लेस देन आर बी इज ग्रेट लेस देन आर ए। तो आर ए इज ग्रेटर देन आर बी इज ग्रेटर देन आर सी, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ ए, रेजिस्टेंस ऑफ ए इज हाईएस्ट, ए का रेजिस्टेंस बड़ा है, ठीक है, आगे समझ में, ठीक है, उतार रहा हूं। आगे करें, चलो आगे है अपने पास में रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस देखो, अगर मान लो उधर से करंट इधर आ रहा है, उधर से करंट इधर आ रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, करंट को रोकने की कोशिश करेगा। अब करंट को रोकेगा तो करंट को रोके, करंट आना चाहता है तो ये रोकेगा, अब रोकेगा तो क्या हो जाएगा, इसकी एनर्जी वेस्ट होगी। अब एनर्जी वेस्ट होगी तो क्या हो जाएगा, वायर हीट अप हो जाएगा। तो वो तो अलग चीजें हैं, पर ये कर क्या रहा है, हीट तो कर रहा है, पर अभी क्या कर रहा है, करंट को रोक रहा है। क्या कर रहा है, करंट को रोक रहा है। इट opposes the flow of electric current, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकता है कि भाई तू ना जा, ठीक है, वो आ रहा है पर ये रोक रहा है। जैसे तुम गाड़ी चलाते हो और सामने पुलिस वाला दिख जाता है तो पुलिस वाला रोकता है ना, और तुम क्या चाहते हो, जाना चाहते हो, तो फिर यूं कट मार के नागिन सांप बना के निकलते हो। चलो, तो बस वो ही चीजें हैं। ये क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस क्या है, इसको रोक रहा है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को। तुम इलेक्ट्रिक करंट हो, तुमको रोकने वाला कौन, पुलिस वाले रोकेंगे ना, ठीक है।
इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोक रहा है। अब होता क्या है, होता कैसे है, एसआई यूनिट तो तुम्हें पता लगी गई। एसआई यूनिट क्या है इसकी, एसआई यूनिट इज ओम, ओम एसआई यूनिट है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फैक्टर्स, नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर क्या है, फर्स्ट, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली proportional to the length of conductor, कंडक्टर की लेंथ में, मतलब R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ये पहली इक्वेशन। सेकंड, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस is inversely proportional to the cross sectional area, मतलब R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। देखो क्या है, ये मान लेते हैं कंडक्टर है जिसकी लेंथ क्या है, L लेंथ है। अब अगर इसकी लेंथ बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, जिस एरिया से करंट एंटर कर रहा है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, जिससे एंटर कर रहा है या फिर जिससे बाहर निकल रहा है। ठीक है, या तो एंटर करने वाला या फिर बाहर निकलने वाला, उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या बोलेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, जहां से करंट एंटर कर रहा है, इसमें वायर में जहां से करंट एंटर कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, अगर जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, मतलब जितना ज्यादा मोटा वायर होगा उसका उतना कम रेजिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा मोटा कर दोगे वायर को उतना कम रेजिस्टेंस। अब देखो भाई, आपको करंट अगर दूर से भेजना है, जैसे कोटा से कहां भेजना है, अभी अपने यहां पे महाकाल भेज दो, ठीक है, यहां भेज दो, महाकाल में भेज दो, तो वहां से जब वहां भेजेंगे तो क्या होगा, बड़े बड़े वायर्स लगाने पड़ेंगे, बड़े बड़े वायर लगाने पड़ेंगे। अब बड़े बड़े वायर लगाने पड़ेंगे मतलब भाई साहब, आप हाई टेंशन लाइन से जब करंट जा रहा है तो उसमें इतने मोटे मोटे वायर होते हैं बड़े बड़े, उनका क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज्यादा होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है मतलब क्या हुआ, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा मतलब बहुत सारे मोटे मोटे वायर लगा दिए, मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम, मतलब उससे करंट कितना जाएगा, ज्यादा। रेजिस्टेंस है क्या, विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, जो अपोज कर रहा है फ्लो ऑफ करंट को। अगर आप रेजिस्टेंस कम कर दोगे तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा, करंट ज्यादा फ्लो करेगा। अगर आप रेजिस्टेंस कैसे कैसे डिक्रीज कर सकते हो, एरिया बढ़ा दो, एरिया बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट इजीली फ्लो करेगा। ठीक है, क्लियर है, ओके। आ गया ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by A, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by A। तो यहां से क्या आता है, R इज इक्वल्स टू रो L by A। रो क्या है, रो क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं, और दूसरा नाम रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का एक और नाम होता है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस,
बताएंगे अभी इसके बारे में क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, फॉर्मूला याद करने का तरीका, R इज इक्वल्स टू रो ले बटा ए। ठीक है, R इज इक्वल्स टू रो ले बटा ए। ठीक है, R इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। क्लियर है, R इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। ठीक है, उतार लो। ओके, ठीक है। अब देखो रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे। रेजिस्टिविटी क्या होती है? देखो रेजिस्टिविटी, अभी फिर क्वेश्चन भी करेंगे, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी दोनों पे क्वेश्चन करेंगे साथ में। ठीक है, तो देखो रेजिस्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टिविटी को रो से तो रिप्रेजेंट करते हैं अपन, रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसके बारे में समझो क्या है ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब जैसे तुम लोगों की खुद की एक पावर है जो कैप्चर करने की पावर, मतलब तुम लोगों की खुद की एक ब्रेन की क्षमता है कि आप कितना दूर से देख के कैप्चर कर पा रहे हो। ठीक है, कितना कोई समझा रहा है तो उसको तुम कितना समझ पा रहे हो, वो तुम्हारी पावर हो गई। और एक मेरी पावर है कि मैं कितना अच्छे से समझा सकता हूं, वो चीज हो गई। दो कंडीशंस हैं। अब अगर रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, मटेरियल की खुद की एबिलिटी, मटेरियल की खुद की, जैसे तुम्हारी खुद की पावर है ना, वैसे मटेरियल की खुद की एबिलिटी है। अब रेजिस्टेंस क्या है, जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूं और तुम्हें समझ में आ रहा है, तो वो चीज रेजिस्टेंस है। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, इट इज द एबिलिटी ऑफ, एबिलिटी ऑफ किसकी एबिलिटी है, ऑफ अ मटीरियल, मटीरियल की एबिलिटी है टू अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट, द फ्लो ऑफ करंट। ये मटेरियल पे डिपेंड करेगी। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करेगी, ऑन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी। ये लेंथ पे भी डिपेंड नहीं करती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड नहीं करती है। किस पे डिपेंड करती है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द मटीरियल, मटीरियल और नेचर ऑफ मटीरियल पे डिपेंड करती है। भाई कैसा मटीरियल है, ऑन द नेचर ऑफ मटीरियल। ठीक है, मटीरियल पे डिपेंड कर रही है कि कॉपर है, सिल्वर है, सबकी अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, सबकी अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट इज, अब देखो R इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए होता है, तो रो इज इक्वल्स टू आर ए बाय एल होगा। R यानी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम। एरिया मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर, ये मीटर ने मीटर का कत्ल कर दिया, बचा क्या, ओम मीटर। तो मतलब क्या यूनिट होगी इसकी, ओम मीटर। क्लियर है, यूनिट क्लियर है, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, ओम मीटर होगी। ठीक है, आया समझ में। रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, अपोज करती है फ्लो ऑफ करंट को। ठीक है, और ये डिपेंड नहीं करती है लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे, और इट ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल लिख लो, नेचर ऑफ मटेरियल, इट ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ऐसा यूनिट क्या है इसकी, ओम मीटर है। अच्छा, और दूसरी तरीके से रेजिस्टिविटी को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और भी एक और तरीका है, R इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए होता है। अगर
L 1 मीटर हो, एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, इफ L इक्वल्स टू 1 मीटर, एरिया 1 मीटर स्क्वायर, देन रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय a conductor is called रेजिस्टिविटी। उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी बोलते हैं। अगर लेंथ की वैल्यू 1 मीटर हो, एरिया की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर हो, तो जो रेजिस्टेंस होगा किसका? कंडक्टर का, वो क्या होगा? रेजिस्टिविटी कहलाएगा। ठीक है, आया समझ में? पक्की बात? ठीक है, उतार लो एक बार, उतारो जल्दी जल्दी उतारो। ठीक, देखो क्वेश्चन लगाते हैं। देखो एक पहला क्वेश्चन फर्स्ट, इफ द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज L and its cross section area is A। अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर L है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, देन इट ऑफर्स ए रेजिस्टेंस R। तो रेजिस्टेंस क्या ऑफर करता है? ये R रेजिस्टेंस ऑफर करता है। what will happen if the length of conductor gets double and area of cross section remains same। देखो क्या होगा, what will happen with resistance, यहां पे लिखना with R रेजिस्टेंस के साथ में क्या होगा अगर उसकी लेंथ को डबल कर दिया जाए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिमेन सेम। मतलब उसकी लंबाई बढ़ा दी जाए पर एरिया नहीं बढ़ाया जाए। तो R पहले कितना था? R ओल्ड पहले कितना था? रो L अपॉन A, ये था। नया R कितना आया होगा? न्यू रो रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज नहीं होगी क्योंकि कंडक्टर चेंज नहीं हुआ है। कंडक्टर अगर सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। अगर कंडक्टर चेंज हो गया, मतलब एक एल्यूमिनियम है एक कॉपर है, तो रेजिस्टिविटी भी डिफर करेगी। ठीक है, अभी रेजिस्टिविटी डिफर नहीं करेगी, मतलब रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगी। अब लेंथ क्या हुई है? लेंथ आपने इंक्रीज करवा दी है L डैश, और L डैश किसके बराबर है? 2L के बराबर है, डबल कर दी गई है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? रिमेन्स सेम, एरिया सेम है। तो देखो R न्यू कितना होगा? R न्यू कितना होगा? रो इंटू 2L बाई ए, यानी 2 रो L बाई ए। तो R न्यू इज 2 टाइम्स ऑफ R ओल्ड। मतलब जो नया रेजिस्टेंस आया है वो 2 गुना बड़ा होगा किससे? पुराने रेजिस्टेंस से। किससे बड़ा होगा? 2 गुना पुराने रेजिस्टेंस से। ठीक है, आया समझ में? उतार लो। ठीक है, चलो आज यहीं तक करेंगे। इसके बाद में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आएगा आगे, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना। नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में कोई डाउट्स हो तो वो बता देना। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, जय हिंद जय भारत।